यस लाइव स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके बच्चों, अगर हम बात करें आपकी आज ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में जैसे कि आप जानते ही हो लॉ की ना तो कभी कम था, ना कभी कम है और ना कभी कम होगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बोले तो लॉ। तो आपके नए सिलेबस की बात करें तो भी 2 पेपर आपके हैं ग्रुप 2 में, और पुराने सिलेबस की बात करें तो भी आपके 2 पेपर हैं। तो इट मीन्स अगर हम बात करें आज के पेपर की, तो आज के पेपर का नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। पहले मैंने बोला कैपिटल मार्केट और दूसरा शब्द मैंने बोला सिक्योरिटीज लॉज। आपने अगर मेरी बात पे ध्यान दिया हो तो मैंने शब्द जो बोला लॉज बोला, मतलब एक वचन नहीं बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल लॉज हैं, सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल लॉज हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ये कैपिटल मार्केट क्या होती है, सिक्योरिटीज लॉज क्या होते हैं, इस तक पहुंचने के लिए पहले हमें जीरो बेसिक क्लियर करना होगा, तब जाके हम यहां पहुंच पाएंगे। और आज की क्लास आपकी जब तक आप लास्ट क्लास लोगे तब तक आपको आज की क्लास काम आएगी। गॉट द पॉइंट? इसीलिए हम इसे बोलते हैं जीरो बेसिक क्लास ऑफ CMSL। पहले उल्टा था SLCM, ठीक है? तो CMSL जो है आज आपकी जीरो बेसिक क्लास है। सिंपल सी बात से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज होती है, अगर हम व्यापार जगत की बात करें, हम बिजनेस सेक्टर की बात करें, हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये बिना पैसे के नहीं चलते। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कभी भी बड़े लेवल पे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी बिजनेस सेक्टर खाली किसी बैंक से लोन लेके सक्सेस हो सकता है? आंसर इज नो। किसी भी देश को आप उठा लीजिए जिसकी भी इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, देश को आगे लेके जाना है, तो आपके यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने क्या बोला? फाइनेंशियल सिस्टम बोल सकते हो, फाइनेंशियल सिस्टम बोल सकते हो, ये हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। अब मुद्दा ये उठता है कि इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए गवर्नमेंट के एक्शंस होने चाहिए, गवर्नमेंट के एक्शन प्लान होने चाहिए। तो यहाँ पे सरकार को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे देश की तरक्की हो तो हमें कॉर्पोरेट जगत में, कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसे की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा जनता के लिए काम आना चाहिए। लेकिन ये जनता पैसा तब देगी जब जनता को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। मैंने यहाँ पे जनता शब्द बोला है पब्लिक के लिए। अगर कभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक पैसा दे बिजनेस सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को पैसा दे, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हमेशा तभी पैसा दे सकता है जब उसके पास सेविंग हो। अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास सेविंग नहीं है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसे होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर को। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉफिट नहीं होगा तो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग नहीं होगी, और अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपना सेविंग कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं देगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रॉफिट नहीं होगा। मैम ये कैसे चल रहा है? ऐसे से चल रहा है। मैंने क्या बोला? हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो सेविंग है वो कहां से आ रही है? प्रॉफिट से। इन्वेस्टमेंट तभी तो करेगा आदमी जब आदमी के पास प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां से आ रहा है? कॉर्पोरेट सेक्टर से। कैसे आ रहा है? कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ जॉब करने जा रहा है तो उसे सैलरी तभी तो मिल रही है, उसे बोनस तभी तो मिल रहा है जब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, उसी में से तो वो सेविंग कर रहा है। और हाउस होल्ड सेक्टर जो अपनी सेविंग है वो जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेगा कॉर्पोरेट सेक्टर का भला नहीं होगा। तो बात क्या हुई यहाँ पे? मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मान के चलो हम कहते हैं मिस्टर ए ने बहुत पैसा कमाया और उसने क्या सोचा कि पैसे से पैसा कमाना है। मैंने क्या शब्द बोला? पैसे से पैसा कमाना है। और पैसे से पैसा अगर कमाना है तो सिंपल सी बात है, दिमाग में संतुष्टि होना जरूरी है। उसने सोचा यार पैसे से पैसा कमाना है तो पैसे से पैसा कम कैसे सकता है। उसने साइकिल उठाई और गली गली मोहल्ले में जाने लगा, जी किसी को पैसे की जरूरत है क्या? पैसे से पैसा कमाना है, 1 रुपया ले लो और 2 रुपये दे दो। आज 1 रुपया ले लो और परसों 2 रुपये दे देना। जी किसी को पैसे की जरूरत है कि पैसे ले लो, पैसे की कोई कमी नहीं, साइकिल पे दौड़ लगा रहा है संडे को। अब आप किसी से भी कहोगे पैसे की जरूरत है, चाहे उसे है या नहीं है, वो बोलेगा हाँ जरूरत है दे दो जी, लेकिन एक कंडीशन है, आज 1 रुपया दूंगा परसों 2 रुपये ले लूंगा। तो बोलेगा कि मैं यहाँ पे पैसे से कोई आज 1 रुपया रखेंगे तो दूसरा अपने आप थोड़ी हो जाएगा। इट टेक सम टाइम। यस और नो? उसने कहा छोड़ो हमें तुम्हें पैसा देना ही नहीं, हमें तो अपना पैसा बचा के रखना है। वो अपने घर गया, साइकिल खड़ी करी, कहने लगा भैया गड्ढा खोदो।
गड्ढा खोदो। उसने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। अब जब गड्ढा खोदा उसमें पैसे रख दिए, जमा कर दिए। अब पैसे जमा कर दिए, गड्ढा मिट्टी भर दी। उसके ऊपर ही बैठ के ब्रेकफास्ट करता है, उसके ऊपर बैठ के लंच करता है, उसके ऊपर बैठ के डिनर करता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्यों? कि ऐसा तो नहीं मेरे पीछे से कोई पैसे निकाल ले। रोज शाम को गड्ढा खोद के देखता है, पैसे गिनता है, फिर वही रखता है। रोज शाम को गड्ढा खोदता है, फिर उस पर ही पैसे गिनता है, फिर वही रखता है। आप ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? पागल बोलोगे। आप आज ये बात बोल रहे हो, आज से 40-50 साल पहले यही होता था। आज से 40-50 साल पहले बच्चों यही होता था। मैं आज की डेट में एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, और जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना, मैं आपसे यही बात बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा। ये मैं मान रही हूँ और ये मैं एनालाइज कर रही हूँ। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी उतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं चल पा रही जितनी पता होनी चाहिए। देखो, जिंदगी में अगर बहुत ज़्यादा कामयाब होना है तो हमें बेसिक बातें भी पता होना ज़रूरी है। सिर्फ एजुकेशन वाइज नहीं, सामाजिक, समाज से कनेक्टेड चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी हमें पता होना जरूरी है अगर अच्छा लिंकिंग बनाना है। कैसे? जैसे कि आज सुबह की बात है, एक बच्चा था 8 साल उसकी उम्र। मैंने उससे पूछा, बेटा, वो ऐसी पार्क में जो है झूला झूल रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा, अब आप सोचोगे मैं क्या कर रही थी पार्क में? भी झूला झूल रही थी, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप कहाँ से हो? उसने मुझे अपने शहर का तो नाम बता दिया। तो मैंने नाम कभी सुना नहीं। तो मैंने पूछा ये कहाँ पर है? कि ये वहीं पर ही है। मैंने कहा बेटा आपकी स्टेट कौन सी है? कि मैम स्टेट तो यही है, जो शहर का नाम है वही स्टेट है। फिर बहुत देर बाद सोचने के बाद उसने बताया कि आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि आजकल जो है क्या सिस्टम हो गया है, मतलब क्या सिस्टम चल रहा है। मैं सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रही, मैं बच्चों को भी चैलेंज नहीं कर रही। अभी की मैं बात बता रही हूँ। अभी कल परसों मैं नीचे क्लास ले रही थी, नीचे वाले हॉल में, और वहाँ पे CSEE के बच्चे बैठे थे और मैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इमरजेंसी की बात चली। तो मैंने ऐसे रैंडम पूछा आगे वाली लाइन में जो बच्चे बैठे थे, मैंने कहा बेटा आप इंदिरा गांधी जी को जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैम। मैंने दूसरी बच्चे से पूछा, आप इंदिरा गांधी जी को जानते हो? अच्छा आप ये बताओ क्या वो अभी हैं या नहीं है? तो कहने हैं मैम। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कई सारे बच्चों से ये एनालाइज किया। मुझे ऐसा लगा कि आज की डेट में पता नहीं क्या हो गया, चीज़ें क्या से क्या हो गई हैं। एक गैप आ गया है। एक क्या आ गया है? गैप आ गया। ये पूछने लगा जी सबसे अच्छी व्लॉगिंग कौन कर रहा है इस समय, नंबर 1 व्लॉगर कौन है? बच्चे फट से बता देंगे, झट से बता देंगे येस और नो। तो मुझे ऐसा लगता है उसको छोड़ के कुछ और भी सीखने की ज़रूरत है हमारे देश के बच्चों को। खैर बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं। और एक और भी चीज़ है, ये जो थोड़ी सी कमी जो चल रही है ये पेरेंट्स की तरफ से भी चल रही है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, उसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहिए। अब जो भी बच्चा वीडियो देखेगा, कम से कम ये चीज़ है, आप अपने पापा मम्मी के साथ जरूर बैठें, आप अपनी दादी जी के साथ जरूर बैठें, आप बात जरूर करें। घर में कोई आए उससे मिले जरूर, उससे बोले जरूर, उससे 2-4 बात करें, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। समझ में आई बात? अब मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ तो कई सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो 50 साल पुराने हैं, और जबकि मेरी उम्र 30 साल है, तो 50 साल पुरानी चीजें मुझे कैसे पता चली? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज नॉट मेंशन इन एनी बुक, दैट इज बाय इंटरेक्शन। क्योंकि मुझे बातचीत करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई, अभी भी जहाँ पर मैं रहती हूँ मेरी सोसाइटी में, मेरी जनरली जो फ्रेंड सर्कल है, मैं सर्कल बता रही हूँ, फ्रेंड सर्कल 80+ लेडीज़ है, 70+ लेडीज़ है, 60 से नीचे मेरी कोई सहेली नहीं है। मैं जनरली टाइम वेस्ट करती नहीं, मैं उन्हीं के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इंटरेक्शन करने में। ऐसा नहीं है कि जब आप कहीं रहते हो तो थोड़ा बहुत तो मिलना जुलना होता है, लेकिन जो एक अच्छा इंटरेक्शन है 60+, 70+, 80+ से है। इवन एक तो मेरी फ्रेंड 90+ है, वो सुबह साइकिल चला रही थी। मैंने कहा आप बस मुझे बता दो आपकी सेहत का राज क्या है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस साझा किया, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। मेरी सेम एजर्स, जो मेरी एज की जो भी हैं, वो तो क्या बातें करते हैं, लिपस्टिक भाई इतनी महंगी है, इस ब्रांड की है, इस समय ये अच्छी चल रही है, इस समय ड्रेस अच्छी है, दिस एंड दिस एंड दिस, ओनली पैसा है, ओनली पैसा। यस और नो? आपके साथ में बात करूँ तो आप क्या बातें करोगे? मैम कुछ नहीं करेंगे, बस ये बता दो CS बनने का जुगाड़ क्या है ना। सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स मैं आपसे बता रही हूँ, आपसे 50 साल पहले क्या होता था कि जो काम मैंने अभी बताया ना, मिस्त्री ने क्या किया, गड्ढा खोदा और उसमें पैसे डाल दिए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे देश में इतना सोना होता था बच्चों। और क्या करती थी, घर में जो महिलाएं होती थी, जैसे अपने मायके जा रही हैं या अपनी सास से छुपा के कुछ एक बड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, कोई भी बर्तन लिया, उसमें सोना रखा और नीचे छुपा दिया। और कमाल की बात देखो, छुपा के भूल गई,
याद ही नहीं रहा, क्योंकि था ही इतना। एक आम से आम घर में, आम से आम महिला के पास पता नहीं कौन कौन से ऑर्नामेंट्स होते हैं जो आजकल आप देखते हो ना, ये जितने भी डायमंड शोरूम्स वगैरह है, इतना पूरे शोरूम में सोना नहीं होगा जितना एक घर में होता था। दिस इज रियलिटी ऑफ इंडिया। पता नहीं कौन कौन से टूम पहनती थी, कौन कौन से हार पहनती थी, ऐसी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन क्या होता था, क्योंकि पहले कोई फाइनेंशियल सिस्टम तो भाई था नहीं, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे गांव में आप कभी गए हो तो आपने देखा आइसक्रीम वाला आता है, वो आइसक्रीम वाला पैसे की बात नहीं करता, वो बच्चों से सेटिंग करके रखता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल होती है और अप्रैल मई 15 मई के बाद सारे बच्चे गांव में पहुंच जाते हैं। अब गांव में बच्चे जब पहुंच जाते हैं दोपहर का समय होता है। टेक्निक देखिए, पैसे कमाने की टेक्निक देखिए, सुनिए ध्यान से। अब क्या होता है कि गांव में जनरली दोपहर में सब सोते हैं, कल्चर होता है, लेकिन बच्चा सोता नहीं है। और बच्चे भी कहाँ कहाँ के बच्चे नहीं होते, कौन कौन सी दिशा के, इस शहर के उस शहर के, सब पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम वाले का नियम होता है दोपहर को 12 बजे पौ 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 आना, और बच्चा इंतजार करता है। वो पैसे नहीं चलते वहां पे नाच, क्योंकि अप्रैल में ही फसल होती है अनाज की, उसी समय अनाज भी काफी होता है, कुछ तो स्टोरेज होता है, कुछ स्टोरेज नहीं होता, ऐसे ही पड़ा होता है। बच्चों की मौज आ जाती है, आइसक्रीम वाले की भी मौज है, वो भी तीसरी बार दूसरी बार फिर आता है, 1 बजे के आसपास फिर आएगा पौ 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 पौ। तो जो 12 बजे और 1-1:30 बजे के बीच में जो आइसक्रीम चलती है वो तो चोरी वाली चलती है। फिर शाम को एक कुल्हड़ वाला है और कोई टाइप ऑफ आइसक्रीम आती है 4-5 बजे के आसपास, वो ऑफिशियल आइसक्रीम होती है, दैट इज टू बी गिवन बाय द पेरेंट्स और नाना जी और नानी जी और वट एवर भी, दादाजी और दादी जी। मतलब बच्चा 3 बार खींच जाता है एक दिन में आइसक्रीम, ड्यू टू द बार्टर सिस्टम। अब पैसा लेगा, बार बार पैसा लेगा तो सिंपल सी बात है ना, दिक्कत होगी। लेकिन वहां तो बार्टर सिस्टम चल रहा है, अनाज लो आइसक्रीम ले लो, अनाज दो आइसक्रीम ले लो, अनाज दो आइसक्रीम ले लो। तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम अभी भी है हमारे देश के अंदर, ऐसा नहीं है खत्म हो गया। अनाज से अभी भी चीजें चलती है, शहरों में खैर नहीं चलती। मान के चलो आप कोई भी डी-मार्ट पहुंच गए, डी-मार्ट एक कट्टा अनाज का लेके पहुंच गए कि सामान ले लीजिए, एक कट्टा अनाज ले लो, तो यहाँ तो नहीं चलता ऐसा सिस्टम, या तो फोन पे गूगल पे सब चीजें चलती हैं। तो इट मीन सिंपल सी बात है कि उस समय क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जितना भी गोल्ड है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा जमीन में दबा देते थे, जमीन में दबा दिया। पैसा तो था ही नहीं, पैसे का तो नाम ही नहीं था। 1 रुपये तो बहुत बड़ी बात थी, 2 रुपये। आज के डेट में हमारे यहाँ पे मनी सर्कुलेशन काफी ज्यादा अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। पुराने समय में जो टोटली हमारे यहाँ तो सिस्टम जो आया, आप देखो सेबी एक्ट को पढ़ो। सेबी एक्ट का अगर मैं बात करूं, इन द ईयर 1992 में आया। 1990 तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मेरे पैदा होने के बाद 2 साल बाद सेबी एक्ट 1992 आया। उससे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं था स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन कर सके। तो ये जो अब हमारा जो चेंज है, जिस चेंज में आप हो, मैं पढ़ा रही हूं, ये एक बड़ा चेंज है। यहाँ पे लॉज में बहुत रफ्तार पकड़ी है, लेकिन इससे पहले उतना ज्यादा सिस्टम था ही नहीं। अगर सीएस एक्ट की हम बात करें, हालांकि सीएस एक्ट काफी पहले से है, लेकिन फॉर्मलाइज फॉर्म में इन द ईयर 1980 एक्ट पास हुआ। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट इन द ईयर 1980 का है, तो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो हमारे देश ने जो रफ्तार पकड़ी है धीरे धीरे, जो एक अच्छी रफ्तार पकड़ी बिजनेस की ओर, वो 1992 के बाद पकड़ी है। 1992 के बाद इसलिए पकड़ी क्योंकि 1991 में हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज आई और उसके बाद हम बिजनेस समझने लगे। जब से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया, तब हमारे देश को अब समझ में आया कि बिजनेस में आगे बढ़ना है। अदरवाइज हमारी कंट्री तो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। एक व्यक्ति के पास 20 बीघे जमीन है, उसके 4 लड़के हैं, 4 के 4 खेती में है, 5-5 बीघे उसके हिस्से में आ गई। अब से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ। कोई एक्सेप्शनली एक लड़का पुलिस में चला गया या एक लड़का फोर्स में चला गया, वो एक अलग बात थी। लेकिन आज के डेट में अगर किसी व्यक्ति के पास 20 बीघे जमीन है और उसके 4 लड़के हैं, तो एक ही लड़का, एक्सेप्शन बता रही हूँ, एक ही लड़का गांव में रुकेगा, 3 लड़के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अब शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम, अवर कंट्री इज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर इनकम, बट अब शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से, क्योंकि अब ऐसी फैसिलिटीज हैं, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। अब गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स, इवन यू नो वेरी वेल, आपसे ज्यादा बिजनेस सेक्टर के बारे में कौन जानता है। स्टार्टअप पॉलिसीज आर देयर, गवर्नमेंट ग्रांटिंग सो मेनी एग्जाम्पशंस एंड प्रिविलेजेस टू द स्टार्टअप। और जबकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर स्टार्टअप की बात करें हम, अगर किसी स्टार्टअप इज अ स्टार्टिंग बिजनेस एज अ प्राइवेट कंपनी और LLP, तो गवर्नमेंट गिविंग वेरियस एग्जाम्पशंस एंड गवर्नमेंट नो वेरी वेल कि अगर 100 स्टार्टअप चलते हैं तो 95 फेल हो जाते हैं, only 5 are success, but still government giving various tax exemptions, government giving various licensing benefits are there, but still अभी अगर हम आज की बात करें, ये बात
फाइनल हो चुकी है कि जब तक हम अपने बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे देश की तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सबसे पहला रीजन ये होगा, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ना सामान की सप्लाई होगी, ना लोगों को रोजगार मिलेगा, ना कोई सैलरी फेच करेगा, ना किसी को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा। तो इट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर चाहते हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, इफ हाउस होल्ड सेक्टर, अगर हाउस होल्ड सेक्टर चाहता है कि मैं अपना पैसा बिजनेस सेक्टर को दूं, तो हाउस होल्ड सेक्टर के मन में एक ख्याल जरूर आता है, और वो ख्याल क्यों आता है उसका लॉजिक भी मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे स्कैम हुए, जैसे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हर्षद मेहता स्कैम। ऐसे स्कैम को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो इन्वेस्टर थे ना, उनकी रूह कांप गई। रूह क्यों कांप गई? भाई एक आम आदमी है जिसकी इन्वेस्टमेंट ही उसने 1 लाख का किया, उसके पास सेविंग 1 लाख थी, और उसने अपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, उसका सारा पैसा डूब गया। वो तो जिंदगी में ना तो खुद बोलेगा ची 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 ची, ना तो मैं और ना मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि तुम कभी इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी शेयर्स खरीदो, कभी भी बॉन्ड्स खरीदो, यस और नो। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा जब बिजनेस सेक्टर के पास आता है, जो ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास है सरप्लस फंड्स, क्योंकि उसके पास एक्सेस फंड्स है, उसने सेविंग कर रखी है। और जो बिजनेस सेक्टर है उसको पैसे की जरूरत है, रिक्वायर्ड फंड्स है। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा जब बिजनेस सेक्टर के पास जाता है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, मैं बड़े साधारण एग्जाम्पल से आपको इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट की ना एक खास बात है, ये अगर आपको अच्छा लगा ना तो इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपका फेवरेट हो जाएगा। वैसे इसके बारे में अफवाहें ज्यादा उड़ती है कि बहुत टफ है, ये बहुत टेक्निकल है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, प्रोवाइडेड अगर आप इस पे कमांड बना लेते हो, आप इसे समझ लेते हो जीरो लेवल से। अब हमने यहाँ पे कहा कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर के पास जो पैसा जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर से जब बिजनेस सेक्टर के पास जो पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, तो इस सिस्टम को ही बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमने कहा ऐसे तो मिस्टर ए के पास भी पैसा था, अब वो पैसा लेके साइकिल पे चल दिया, जी कोई पैसे ले लो, जी कोई पैसे ले लो, जी कोई पैसे ले लो, लेने के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी थी वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? पैसा डूबने के चांस ज्यादा है। इट मीन्स एक बात तो साफ है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम 3 पिलर पे टिका हुआ है। इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर हैं, और वो 3 पिलर अलग अलग हैं। 3 पिलर कुछ इस तरीके से, एक है फाइनेंशियल मार्केट, एक है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और एक है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। 3 पिलर क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या है? एक है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और तीसरा है इंटरमीडियरीज। अब अगर हम बात करें, ये कहता है व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। लाइव स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जी मैम समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब देखिए इधर, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है, अब फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। क्या है ये? एक institutional arrangement through which financial surplus income transferring them to other who are required। मतलब ये क्या है सिस्टम? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सरप्लस इनकम किसके पास जा रही है? रिक्वायर्ड फंड्स। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे किसके पास शिफ्ट हो रहा है? जिसको पैसे की जरूरत है। क्लियर? अब ये कैसे जाता है? इसके हैं 3 पार्ट। वन इज अ फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड वन इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब अगर हम पहली बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो ये फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल मार्केट। कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है? देखिए बच्चों, आप कभी भी, मैं आपके सामने अलग अलग 2-3 एग्जाम्पल रखूंगी और उसके बाद आप उसे समझना। मान के चलिए आपका गुड नेम क्या है? दीपा, बहुत ही अच्छा नाम। आंचल, वो एक्चुअली क्या है, देखो पहले तो मुझे बच्चों के नाम झट से याद हो जाते थे, लेकिन उम्र का तकाजा अभी याद नहीं होते। दीपा एंड आंचल। अच्छा, ये हमने 2 एग्जाम्पल, 2 सहेलियों के एग्जाम्पल लिए, दीपा और आंचल। एक्चुअली दीपा का क्या है, होटल चलता है, ठीक है, होटल चलता है जिसके अंदर आलू की खपत ज़्यादा है। और होटल भी किस चीज़ का? इनके यहाँ की टिक्की विक्की ये सब ज़्यादा, रेस्टोरेंट टाइप है, टिक्की बहुत। चाट क्या हो रेस्टोरेंट है इनका? किसका रेस्टोरेंट है? चाट का। और चाट बोले तो इंडिया में बोले तो क्या? सब्जी का राजा आलू है, जानते हो आप। हमने किस चीज़ में आलू नहीं डालते, वो चीज़ बताओ। यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनी है उन्हें भी बर्गर में आलू मिक्स करना पड़ा, और फेमस भी मैक आलू बर्गर ही हुआ। यस और नो? अगर सबसे ज़्यादा फेमस की बात करें तो मैक आलू बर्गर।
मैकालू टिक्की बर्गर, है ना, इस तरीके की चीजें चलते हैं ना। तो आलू को कितने अलग अलग तरीके से हम खा सकते हैं वो हमें ही पता है। तो इट मीन्स मान के चलिए इनका रेस्टोरेंट है और उसमें जो है चाट का रेस्टोरेंट है, चाट बोले तो आलू की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनको 1 ट्रक आलू की जरूरत पड़ती है 1 महीने में, 1 ट्रक आलू की जरूरत पड़ती है 1 महीने में दीपा को। और आप मुझे सजेस्ट करो कि अगर इन्हें मंथली 1 ट्रक आलू की जरूरत है तो ये आलू खरीदने कैसे आलू खरीदेंगे, कहाँ जाएंगी? अब एक बच्चा बोलता है मैं ऊपर से बाल्टी लटका देंगे, 1 ट्रक आलू बाल्टी में कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है। इसने कहा कि मैं ऊपर से बाल्टी लटका देंगे अपने फ्लोर से 1 ट्रक आलू आ जाएंगे उसमें, नहीं। वो बाल्टी लटकाने का कॉन्सेप्ट तो 1 किलो 2 किलो में चलता है ना। बाल्टी लटकाने का कॉन्सेप्ट कहाँ पे चलता है? जहाँ पे 1 किलो या 2 किलो आलू की खपत है, 2 किलो 3 किलो आलू ले नीचे आने का आलस है, क्योंकि नीचे उतरेंगे तो पतले हो जाएंगे। इट्स बेटर ऊपर से बाल्टी डाल दो। इट मीन्स अगर हम बात करें इनको 1 ट्रक आलू की जरूरत है तो ये 1 ट्रक आलू लेने के लिए कहाँ पर जाएंगी? मार्केट में जाएंगे। इन्होंने कहा जी मंडी जाएंगी। अब मंडी भी कई तरीके की होती है। एक मंडी वो होती है जो घर के बहुत पास में लगती है ना, छोटी छोटी ठेली रहती है। अब हो सकता है जो छोटी वाली मंडी में जाए वहां पे 1 ट्रक आलू किसी पे मिले ही ना, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो तो 1 बोरी या 2 बोरी लेके आते हैं। तो इट मीन्स अब इनको मंडी भी सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी मंडी में जाना है। बच्चों को काफी, देखो लड़कों को नॉलेज होती है, उन्होंने कहा मैं आजादपुर मंडी जाएंगे, डेली वहीं जाके करते ना आलो आलो आलो, हाँ। तो इट मीन्स आजादपुर मंडी से परफेक्ट प्लेस। और हम कह सकते हैं कि इनको तो वेयर हाउस जाना चाहिए। इनको कहाँ जाना चाहिए? जिसको आम भाषा में, किसानों की भाषा में कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, अगर आपने शायद सुना हो। ऑल आर इंडियंस ना, ओके, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं आम भाषा में। कोल्ड स्टोरेज में जाना चाहिए। और इवन कोल्ड स्टोरेज में भी छोड़ो, जब इनकी फसल के टाइम पे, जब फसल हो आलू की, तो उस समय इन्हें डायरेक्ट किसान से ही कांटेक्ट कर लेना चाहिए और उसके साथ कांटेक्ट करके वहां से आलू खरीद के कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देनी चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो वैसे तो सही सोर्स तो वो है। इट मीन्स हम फिर भी कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए दीपा ने इतना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा, वो तो हम ही नहीं समझा रहे हैं, तो इट्स बेटर इनको कहाँ जाना चाहिए? आजादपुर मंडी, जहां पे थोक विक्रेता है, जहां पे थोक में सामान मिलता है, होलसेल मार्केट है। गॉट द पॉइंट? उसी के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया आंचल का, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, गाना था एक बहुत पुराने टाइम में। तो इट मीन्स आंचल को सिर्फ 5 किलो आलू की जरूरत है, तो आंचल कहां पर जाएंगी? सिंपल सी बात है, छोटी मार्केट में जाएंगी या आसपास वाली मार्केट में जाएंगी या फिर ओटीपाई कर देंगी, है ना। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो ये छोटी मार्केट में जाएंगी। इसी प्रकार से अगर एक बिजनेसमैन को पैसे की ज्यादा जरूरत है तो वो बड़ी मार्केट जाता है, अगर पैसे की कम जरूरत है तो वो छोटी मार्केट जाता है, अगर उसको एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत है तो वो बड़ी मार्केट जाता है, अगर उसे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है वो बड़ी मार्केट जाता है, उसे डे टू डे अफेयर्स की पैसे की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। बड़े मीन में तो वर्किंग कैपिटल, वो पेन बनाता है और पेन बनाने से लेके पेन को सेल करने तक उसे 15 दिन का समय लगता है, और उस बीच में उसको रॉ मटेरियल की पैसों की जरूरत है या उसे तेल की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉल मार्केट। Got the point? So it means we can say that it's very simple concept. Financial market is of 2 types. One is a money market and second one is a capital market. And your paper name is capital market and securities laws. पेपर का नाम ही कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मुझे यहां से अच्छा लगता है कि मैं बच्चे को 0 बेसिक से उठा के लेके आऊं। तो अब मुद्दा ये उठता है कि हमने कहा जी फाइनेंशियल मार्केट, जब भी कभी सब्जी मंडी में जाते हैं, मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे दोनों व्यक्ति की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक वो जिसको सामान की जरूरत है, एक वो जिसे सामान बेचना है। मैं कह सकती हूँ बायर एंड सेलर बोथ आर मेड टुगेदर इज अ कॉमन प्लेस, सो दैट इज नॉन एज मार्केट। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी मार्केट है जहां पे बायर और सेलर दोनों रहते हैं। गॉट द पॉइंट? अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि मान के चलिए किसान ने फसल लगाई और उसने आलू की खेती करी और आपने डायरेक्ट किसान से आलू खरीद लिए। डायरेक्ट किसान से आलू खरीद लिए, एक तो ये तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने किसान से किसी और ने आलू खरीदे जो कि थोक विक्रेता थे और आपने उससे आलू खरीद लिए। गॉट द पॉइंट? मतलब डायरेक्ट किसान से आलू नहीं खरीदे। बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में क्या होता है कि कंपनी जब पहली बार डायरेक्टली शेयर इशू करते हैं, लोगों को शेयर देते हैं, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं?
और उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। कौन सी मार्केट बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब वही शेयर्स आप फर्दर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी को भी बेचते हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर यू गॉट द पॉइंट? इट मीन्स कैपिटल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट भी फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। वन इज अ सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर वन इज अ अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोविंग। मतलब कैपिटल मार्केट भी दो भाग में डिवाइड है, एक है आपकी सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरी है अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोविंग। एंड सिक्योरिटीज मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? इट मीन्स अब सुनो, जब भी कभी मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके की सब्जी लेते हैं। हमने एक साधारण सी सब्जी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो सबको ही नॉलेज होगी, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल ले लेती हूँ तो बहुत सारे बच्चे उससे अवेयर नहीं होते। यू नो वेरी वेल टुडे स्टूडेंट इज वेरी इनोसेंट, ही डोंट नो अबाउट व्हाट यू मीन बाय द टोमेटो एंड व्हाट यू मीन बाय द पोटैटो। आई डोंट नो, टोमेटो के ऊपर पोटैटो रखते हैं, पोटैटो के ऊपर टोमेटो रखते हैं, नोबडी नोज। अगर बच्चे को आज की डेट में सब्जी लेने के लिए मार्केट में भेज दिया जाए तो नीचे टमाटर रखता है, उसके ऊपर आलू रखता है, फिर उसके ऊपर कुछ और सामान रखता है, फिर उसके ऊपर कुछ और सामान रखता है। घर आते आते उसकी मम्मी को जैम बनाने की जरूरत नहीं, सॉस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ बन चुका है पहले से, है ना। तो इट मीन्स वो आज की डेट में चीजें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। सो मैं आपको क्या बता रही थी बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि जब भी कभी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में अलग अलग तरीके का सामान मिलता है, अलग अलग तरीके की सब्जी मिलती है, जैसे टिंडा है, भिंडी है, गोभी है, टमाटर है, आलू है, XYZ, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर। उसमें से आपने कई बार देखा होगा कि लौकी दो तरीके के होते हैं, जानते हो नहीं जानते थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में? ऑल आर इंडियंस ने समबडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड, हो ना? ओके। सो लौकी में भी दो प्रकार के लौकी होते हैं, एक गोल लौकी होता है, एक थोड़ा लंबी शेप का लौकी होता है तो दोनों लौकी। बिल्कुल इसी प्रकार से मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं DVR। क्या बोल देते हैं? है तो वो इक्विटी शेयर्स ही ना। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और बॉन्ड्स में भी अलग अलग वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, और इवन विदेशी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे विदेशी सब्जी, विदेशी फल अवेलेबल होते हैं, ऐसे विदेशी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको फंड चाहिए फॉरेन करेंसी में तो टेंशन मत लीजिए, आप बॉन्ड इशू कर दीजिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, इवन आप शेयर्स ओनरशिप के फॉर्म में भी फंड रेज कर सकते हो। इट मे बी ADR, इट मे बी GDR, और फॉरेनर भी इंडिया से फंड रेज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज IDR। मतलब कुल मिला के बात यह है, फंड दो तरीके से रेज किया जाता है, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। क्या क्या बताया मैंने? ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। ग्रुप 2 में ही ये पेपर क्यों होता है, ग्रुप 1 में क्यों नहीं होता? जो कि अब से अगर 15-16 साल से मैं देखूं तो हमेशा जनरली ये ग्रुप 2 में ही रहा है, 1 में कभी रहा नहीं है, जहां तक मुझे आइडिया है। 3 सिलेबस से तो मैं देख ही रही हूँ, ग्रुप 2 में ही जनरली ये पेपर रहा है। ग्रुप 2 में ही क्यों होता है, ये 1 में क्यों नहीं होता? कोई भी बच्चा बताइए, ये ग्रुप 1 में पेपर क्यों नहीं होता है, 2 में क्यों होता है? बल्कि अब एक और काम अच्छा हो गया है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो 1 में शिफ्ट हो गया कंपनी लॉ के साथ। वो अब से पहले सिलेबस में भी वैसे ही था। हाँ जी बताइए, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि ग्रुप 1 में आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हो, कंपनी को चलाने का तरीका देखते हो, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो, इंस्पेक्शन इंक्वायरी पढ़ते हो, इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हो, और यहाँ पे उस कंपनी के लिए फंड रेज करने का तरीका सीखते हो। वहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी कैसे बनती है, क्या प्रोविजंस हैं, और यहाँ पे उस कंपनी को चलाने के लिए पैसों का बंदोबस्त, फंड्स कैसे रेज किए जाते हैं वो यहाँ सिखाया जाता है। ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं जो फंड रेज करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात तो समझ में आई कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। इट में भी इक्विटी शेयर, इट में भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, डीप डिस्काउंट, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब दूसरा पिलर जो है, पहला पिलर मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा पिलर की हमने बात करी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और तीसरे पिलर की हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नाउ व्हाट आई मीन बाय द इंटरमीडियरीज? अब हमने कहा जिस तरीके से 2 तरीके की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट जिसे बोल सकते हैं, और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। तो इसी तरीके से इंटरमीडियरीज भी होते हैं।
जब एक कंपनी फंड रेज करती है, और आपके यहाँ पे एक चैप्टर है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज के नाम से, ठीक है। तो अब ये जो मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ, इसी से कनेक्टेड आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे और मैं उन चैप्टर्स का डिस्कशन भी करूंगी आपके साथ। तो जैसे इंटरमीडियरीज की बात करें तो इंटरमीडियरीज का मतलब है जो कि ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेस्टर के बीच में रोल प्ले कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टर्स के बीच में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सब क्या है, इंटरमीडियरीज। वो प्राइमरी मार्केट के भी होते हैं और सेकेंडरी मार्केट के भी होते हैं। जैसे सपोज करो आपको किसी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज से, तो वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होगी, तो स्टॉक ब्रोकर सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। जब भी कभी कोई कॉर्पोरेट फंड रेज करता है मार्केट से, तो उसे फंड को पूरा मैनेज करने के लिए, जैसे मान चलो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए, उनका पैसा मैनेज करने के लिए, उनको अलॉटमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरीके से कुछ इशूअर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट या हम कैपिटल मार्केट इशूअर्स बोल सकते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर है, डिवेंचर मर्चेंट बैंकर है, बैंकर टू इशू है ना। इस तरीके से हमारे प्राइमरी मार्केट में भी होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। डिपॉजिटरीज है, डीपी है, स्टॉक ब्रोकर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, ये ऐसे बहुत सारे इंटरमीडियरी, सब रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार है, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडियरीज आपको मिलेंगे। और आपके यहाँ पे पूरा एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, पहले भी था और अब भी है। क्लियर या ऑल क्लियर? अब हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, और क्वेश्चन ये उठता है कि आप ये बताइए, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी, हमने यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम के पिलर्स की बात करी, मुद्दा ये उठता है कि अब आप ये बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें कानून बनाने पड़े फंड्स रेज करने के लिए, फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसके लिए प्रॉपर लॉज बनाने की जरूरत पड़ी, अलग अलग लॉज बनाए गए और ये काम सौंपा गया सेबी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ऐसी क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली चीज जो जरूरत है कि जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उनके पैसे को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल सी बात है कि उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब पैसे की प्रोटेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया तो उस कंपनी को कंट्रोल हम कैसे करें? हर कंपनी में तो हम जाके चेक नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया, और वो कानून बनाया गया सबसे पहले सेबी एक्ट 1992। सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेटर बना दिए इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अब मुद्दा ये उठता है कि गवर्नमेंट कहने लगी कि देखिए सेबी, सुन साहिबा सुन, प्यार से कहा, सुन साहिबा सुन, तेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या, कि तुझे जो भी इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना है, इस मार्केट को डेवलप करना है और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। सेबी कहने लगी सर कि हाँ, कि आपने तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी हमें, कि जैसे कि जिम्मेदारी बड़ी कैसे, कि इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा, अगर कोई गलत करे तो उसे सजा भी देनी है, ऐसे करके बोला गया। तो यहाँ पे बोला देखो तुम स्ट्रेस मत लोगे, क्यों कि यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, हम तुम्हें अस्त्र भी देंगे, हम तुम्हें शस्त्र भी देंगे। अब अस्त्र का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इट मीन्स सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। अस्त्र के फॉर्म में सेबी एक ऐसी संस्था है जो अपने रेगुलेशंस खुद बना सकती है, जो कि सब कॉर्पोरेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, इंटरमीडियरीज के ऊपर एप्लीकेबल, हर उस ऑर्गेनाइजेशन, हर उस इंटरमीडियरी के, हर उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो सिक्योरिटीज मार्केट से कनेक्टेड है, क्योंकि उनकी ओवरऑल जिम्मेदारी क्या है, टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, टू डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट। यस और नो? अब अस्त्र इन दी फॉर्म, इट मीन्स सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। ऑन द अदर हैंड सेबी कहने लगी सर कि हाँ, कि अगर मान के चलिए इन फ्यूचर मेरे रेगुलेशंस का पालन नहीं किया तो मैं तो सजा दूंगी। तो सजा देने के लिए क्या मुझे आपके पास आना पड़ेगा, क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? यहाँ पे बोला ना ना, जा से भी जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। नो नीड टू कम हियर टू टेक द अप्रूवल बिफोर इम्पोजिंग एनी फाइन और पेनल्टी। यू हैव एब्सोल्यूट राइट to impose penalty in case of contradiction, in case of contravention of any regulation which you made by.
जो रेगुलेशंस आपने बनाए हैं अगर उनका कोई भी उल्लंघन करता है तो आपके पास पूर्ण रूप से अधिकार है, आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्लियर, यू ऑल क्लियर? इट मीन्स सेबी एक्ट के अंदर देयर आर सो मेनी सेक्शंस आर देयर जहाँ पे पावर दी गई है कि अगर मेरे रूल्स फॉलो ना किए जाएं, रेगुलेशंस फॉलो ना किए जाएं तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आके कुछ तो संतुष्टि मिले कि चलो एक कानून तो ऐसा तैयार हो गया जहाँ पे एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा रेगुलेटर है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट के राइट को, इन्वेस्टर्स के राइट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम, मान के चलिए सेबी के डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पाया तो कि इसके लिए भी जुगाड़ करते हैं, सिविल कोर्ट का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट में जब बिजनेस की बात आती है, बिजनेस सेक्टर की बात आती है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आती है तो इट टेक्स सो मच टाइम एंड वहाँ पे टाइम की बहुत कमी है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, क्वाशी जुडिशियल सेटअप करी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। सो इफ एनीबडी इज नॉट टू बी सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ सेबी then he and she may file an appeal against the order of SEBI to the SAT. SAT is a Securities Appellate Tribunal. It's a quasi-judicial body. No need to go court. You go for SAT. Somebody not satisfied by the SAT, go for Supreme Court. Go for Supreme Court. ये सिस्टम तो चलो तैयार हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये उठा, आपके यहाँ पे जो सिक्योरिटीज लॉज हैं, जो मैं कह रही थी एक वचन नहीं है, क्या है, बहुवचन है। अब बहुवचन के रूप में आपको वहां पे अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे जो कि सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस हैं। एक होते हैं एक्ट और एक होते हैं रेगुलेशंस। क्या क्या बोला मैंने, एक्ट और रेगुलेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एक्ट एंड अ रेगुलेशन? सेबी इज अ एक्ट, सेबी एक्ट 1992, एक्ट इज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। सो सिक्योरिटीज रेगुलेशंस आर मेड बाय द सेबी। आपके यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है जो 60 मार्क्स का है वहां पे रेगुलेशंस हैं। इट मींस वो सभी रेगुलेशंस किसने बनाए होंगे, सेबी ने बनाए होंगे। अब हम इसकी स्टार्टिंग इशू से लास्ट तक चलते हैं और ऑटोमेटिकली आपको पूरी बुक का यहाँ पे रूट मैप मिल जाएगा। सबसे पहले कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। वो फंड रेज जब करेगी पब्लिक से, तो फंड रेज करते हुए सेबी ने कहा ये फंड रेज करेगी तो ये घपला कर सकती है। ये घपला कैसे कर सकती है कि आप एक बात बताइए, अभी की रीसेंट एग्जाम की बात करती हूँ, आपसे पहला जो पेपर आया था उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू रेज फंड्स और टू कम आउट द आईपीओ। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। अगर एरा गैरा नथु खैरा कोई भी कंपनी मार्केट से फंड रेज कर लेगी तो उसकी क्या पता इन फ्यूचर औकात है भी या नहीं भी वापस करने की, तो वो तो फ्रॉड होने के पूरे चांस हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? मान के चलिए कोई कंपनी इस काबिल है ही नहीं, उसकी नेटवर्थ नहीं है, उसका टर्नओवर नहीं, उसका प्रॉफिट नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो मार्केट में गई कहने लगी जी हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, और उसने मार्केट से पैसा ले लिया, तो सिंपल सी बात है फ्रॉड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास दैट कंपनी इज नॉट एबल टू रिपे, दैट कंपनी हैविंग नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, नो बिजनेस, नो टर्नओवर, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सेबी ने कहा कि एक काम करते हैं कि क्या कि जब भी कभी कोई कंपनी इशू लेकर आएगी तो उसके लिए उसे पालन करना पड़ेगा रेगुलेशंस। कि कौन सा रेगुलेशन? इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रेगुलेशंस। क्या बोला मैंने? इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस है, और शॉर्ट में इसे हमेशा बोलते हैं आईसीडीआर रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं? आईसीडीआर रेगुलेशन में इन्होंने कहा देखो आईसीडीआर रेगुलेशन लाने के पीछे तात्पर्य यह है, ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी कभी कोई कंपनी इशू लाएगी तो उसे पहले आईसीडीआर रेगुलेशन के तहत जो रिक्वायरमेंट है उसका पालन करना पड़ेगा। और आईसीडीआर में साफ साफ लिख रखा है कि भैया कंपनी कम से कम इतने साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, उसका नेटवर्थ इतना होना चाहिए, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी होनी चाहिए, अगर उसने नाम बदला तो नए नाम से इतने पैसे उसने कमा लिया। तो ये तमाम चीजें उसमें डाल रखी है किसके अंदर? आईसीडीआर। आईसीडीआर में कुछ और बातें भी लिखी कि जैसे मान के चलिए कोई भी कंपनी का प्रमोटर है, अब प्रमोटर को छोड़ दो, मैं दूसरी बात बताती हूँ। मान के चलिए अगर कोई ऐसा नियम आ जाता है कि जितने भी सरकारी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके जो भी टीचर्स होंगे उनके बच्चे मैंडेटरी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा बताओ तो? एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया टेक्निक और ट्रिक आएंगी पढ़ाने की, ये और नो। बिल्कुल यही आईसीडीआर ने कहा कि जब भी कभी एक प्रमोटर फंड रेज करेगा ना मार्केट से, तो
उसको भी अपनी प्रोमोटर्स होल्डिंग रखनी पड़ेगी, 20% उसे भी लेना पड़ेगा, अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा 20%। अब यहाँ पे तो प्रमोटर तो इंटेलिजेंट हो गया, कह रहा ठीक है, जब इशू आया तब मान के चलो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं तो उसमें से 20 करोड़ प्रमोटर का अपना पैसा होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, रेगुलेशन पूरा करने के लिए उसने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए, अगले ही दिन सारे शेयर्स बेच दिए। तो लोगों ने कहा डोंट बी ट्राई टू बी मोर स्मार्ट, तुम डालो तो हम क्या हैं, लॉक इन पीरियड लगा दिया। अब ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, इट मीन्स आईसीटीआर के रेगुलेशन के तहत रिक्वायरमेंट होती है कि अगले 2 साल तक शेयर को टच भी मत करना, छूना भी मत, खत्म कहानी। तो इस तरीके की तमाम चीजें हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, आईसीटीआर रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अब मुद्दा ये उठता है कि अब जब हम सेकेंडरी मार्केट में पहुंच जाते हैं कि ठीक है ये आईपीओ की बात हो गई, अब जब सेकेंडरी मार्केट में पहुंचते हैं तो वहां फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फ्रॉड किस तरीके का हो सकता है, जब प्राइमरी मार्केट की बात होती है तो प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस डिसाइड करते हैं इशू के, वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने रुपए में मुझे अपना शेयर इशू करना है, क्योंकि उसे डर है अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसे बोल देगा कि मेरा शेयर तो भाई साहब 5,000 रुपए का है, कितने का है, 5,000 रुपए का मेरा शेयर है, हम तो इशू लेके आ रहे हैं लेकिन एक शेयर की कीमत 5,000 रुपए है। पब्लिक बोलेगी तेरी औकात नहीं है, हट, कि क्यों, कि 5,000 के है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, तो इशू फ्लॉप हो जाएगा। हाँ बताइए ना, इशू फ्लॉप हो जाएगा ना। तो यहां कंपनी को डर होता है, इसलिए वो अपने शेयर की कीमत सोच और समझ के डिसाइड करती है। परंतु उसी के साथ जब वो शेयर मार्केट में आ जाता है तो उसका प्राइस जो डिसाइड करता है वो डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है, डिमांड और। अब यहीं पर हो जाता है सारा का सारा फ्रॉड। कई बार क्या होता है कि कंपनी खुद ही अपने आप ही ट्रेडिंग करती रहती है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, है ना, एग्जांपल से आप समझना। मान के चलिए मिस्टर ए के 2 लड़की है, एक लड़की की शादी तो दिल्ली में ही हो गई लोकल, एक लड़की की शादी दिल्ली में हुई लेकिन उनकी जो फैमिली है वो लंदन शिफ्ट हो गई। अब जो दिल्ली वाली छोटी लड़की है, जब भी कोई फंक्शन होता है अपने मम्मी पापा के पास आती रहती है, लड़ाई मम्मी पापा के पास आ गई, रक्षाबंधन में मम्मी पापा के पास आ गई, वो आती जाती रहती है। तो जो आसपास के सर्कल के लोग हैं, छोटी लड़की के हस्बैंड को ज्यादा जानेंगे या बड़ी लड़की के? भाई बड़ी लड़की का हस्बैंड तो बहुत एक्सेप्शनली आता है क्योंकि वो लंदन में रहते हैं, आ गए 5 साल में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, दैट्स इट। तो इट मीन्स जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा, सिंपल सी बात है। कुछ शेयर्स तो ऐसे होंगे जो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ऊपर नीचे दिखते रहेंगे, और कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जो कभी दिखाई नहीं देंगे। तो कई बार क्या होता है मार्केट में कि कुछ फेक ट्रेडिंग कराने का जुगाड़ रख लेते हैं, खुद ही शेयर खरीदते हैं, और जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर परचेज कर लेते हैं। एक तो होता है कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए तो शेयर की वर्थ इंक्रीज हुई, एक होता है कंपनी में कोई चेंज नहीं, बस डिमांड सप्लाई चल रही है। अब मान के चलिए इन्वेस्टर्स इनोसेंट है, उन्होंने एक शेयर खरीद लिया 5,000 रुपए में। अब प्रमोटर ने, कंपनी वालों ने, सबने अपने शेयर बेच दिए, पैसे कमा लिया, बैठ गए। उससे अगले दिन पता चला अरे ये तो एक्चुअल में इतनी कीमत थी नहीं, शेयर की कीमत घट के हो गई 1,000। कितने का नुकसान हुआ? 4,000 का। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। इस दिक्कत का सॉल्यूशन निकाला कि भैया आप एक बात बताओ, मान के चलो आप जिस जगह रहते हो उनके पास अभी अल्टो थी, अल्टो K10 है ना, मारुति की 2 लाख रुपए की गाड़ी है। अगले दिन अचानक से वो फरारी लेके घूम रहे हैं। हजम कर लोगे तुम? नहीं, बताओ ना, तुम हजम कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? 2 ही बात है, 2 क्या, एक ही बात है, लूट के लाया, लूट करी है इसने, फ्रॉड किया है, यस और नो। देखो सक्सेस स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले अल्टो ली, उसके बाद डिजायर ली, उसके बाद उसने हो सकता है कोई और बड़ी गाड़ी ले ली, ग्रैंड विटारा ले ली, या स्कॉर्पियो ले ली, या XUV 700 ले ली, उसके बाद फॉर्च्यूनर ले ली, उसके बाद ऑडी ले ली, उसके बाद ऑडी की एक अच्छी क्लास ले ली, फिर उसने फरारी ले ली। तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। या भाई कल परसों स्प्लेंडर प्लस चला रहा है, अगले दिन निंजा लेके घूम रहा है, इज इट पॉसिबल? बताइए ना, क्या पॉसिबल है? तो सब समझ जाते हैं। अब वहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे होती है ट्रेडिंग। कल तो तेरे 2 शेयर नहीं बिक रहे थे, आज तेरे 100 शेयर बिक रहे हैं, अच्छा, बस वही कर्व कर लेते हैं। जब भी कभी उनको ऐसा नजर आता है कि जो ट्रेडिंग हो रही है
ये जो ट्रेडिंग है ये एबनॉर्मल ट्रेडिंग है इस कंपनी की। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पीछे सिस्टम होता है, क्या होता है, सिस्टम होता है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो कर्व कर लेते हैं और वहीं पे कई बार टर्मिनल्स आउट कर देते हैं और फिर पता लगाते हैं कि भैया पता लगाओ कहानी क्या चल रही है। तो इट मीन्स फेक ट्रेडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये भी सेबी के द्वारा ही एक्शंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्री इशू में भी आएंगे और पोस्ट इशू में भी आएंगे, तो वो आगे की चीज हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है बच्चों कि मान के चलो, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी हूं और सेकेंडरी मार्केट में, जब सेकेंडरी मार्केट का मतलब समझ में, जब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स आ जाते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के प्राइस डिसाइड क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई। अब कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिस इंफॉर्मेशन को मार्केट में आने के बाद उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली घटते हैं या ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आने के बाद या तो शेयर्स के प्राइस अप होंगे या शेयर्स के प्राइस डाउन होंगे। अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो शेयर्स के प्राइस अप होंगे, इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो शेयर्स के प्राइस नेगेटिव होंगे। मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब ये जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जो हमने बात करी, ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इज इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड वो एक्वायर करना चाह रही है कोई नई ऑर्गेनाइजेशन को। इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, जो आपका रिसेंट एग्जाम्पल गया, एग्जाम जो गया ना, इसमें भी क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, पता नहीं 4 मार्क्स का, ऐसे ही था। तो अब अगर वो इंफॉर्मेशन मार्केट में सबके पास है तो सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अगर खाली विकास के पास ही वो इंफॉर्मेशन है, सबके पास नहीं है, तो सबका विकास तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के बोर्ड के पास है, कंपनी के कनेक्टेड पर्सन के पास है और वो उस इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक के पास नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में जो आम जनता है वो अफेक्ट हो सकती है। कैसे, मान के चलिए मैं कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी, मुझे पता है कि इस कल को इसके शेयर जो है 1000 रुपये हो जाएंगे, 800 है, मैंने आज ही शेयर खरीद लिए और कल बेच दिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कल इसके शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे। तो बताइए क्या इनोसेंट इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है कि नहीं है। तो लॉ ने कहा, सेबी ने कहा आग लगा देंगे, कि आग लगा देंगे कि अगर ऐसा दिखाई दिया ना, इस तरीके की अगर हरकत दिखाई दी तो अब तो जेल में, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे रेगुलेशंस बनाए जिनका बेसिक पर्पस था सेबी का, नाम भी मैं बता देती हूँ, आपके एग्जाम में आपको पढ़ने हैं, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बनाए और इवन 2 चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिए इसे आईसीएसआई ने, 2 चैप्टर। एक चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया चैप्टर नंबर 13 के नाम से, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। 14 चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। इट मीन्स रेगुलेशंस में क्या होंगे कि पहली बात तो इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या, अगर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंपनी के इनसाइडर्स शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, तो उसको रोक लगाई। और अगर फिर भी किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी तो फिर उसको अकल सिखाई। आर यू गॉट द पॉइंट। तो ये रेगुलेशन भी किसने बनाए, सेबी ने। अब कई बार क्या होता है, वैसे मुझे बताने के लिए इतना सब कुछ है क्योंकि पूरी बुक है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस आर देयर विच आर मेंशन इन द पार्ट 2 सिक्योरिटीज लॉज। तो हम एक नहीं बोल सकते, देयर आर सो मेनी लॉज आर देयर। उसी के साथ साथ आपका पार्ट 1 है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर हम पहले इसमें बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक में मैंने अभी आपको बताया फंड कितने तरीके से रेज होते हैं। एक ओनर्स फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, डीवीआर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, एफसीसीबीज है, एफसीईबीज है, इस तरीके की चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो 40 मार्क्स का वो बहुत आसान है, वैसे आसान तो पूरा ही सब्जेक्ट है। दूसरा इन्होंने सेकेंडरी मार्केट की बात करी, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जहां स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं। तीसरा यहाँ पे SCRA एक्ट आया, SCRA एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। उसमें जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना उनको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज भी तो गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए। उसी के साथ साथ इसमें एक DP डिपॉजिटरीज एक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पे शेयर्स होल्ड करते हैं। और आपका सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, अभी बताया था ना मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो सब चीजें हैं।
तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर ड्राफ्ट है जो कि पूरा 100 मार्क्स में है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ, क्योंकि ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी रहता है, दिस इज द जीरो बेसिक ऑफ दिस पेपर, जीरो बेसिक समझाया। अभी बेसिक्स बाकी है, जीरो था ये, बेसिक इसके बाद होगा और चैप्टर भी इसके बाद होगा। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट चैप्टर